हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 8 और ये इसका पार्ट 4 है। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो इस पार्ट में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जैसे कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि ये अगर सेल होता है देन इसके सेंटर में कुछ पार्ट रहता है। तो ये पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका सेल वॉल या फिर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेंटर पार्ट और वी कैन से द न्यूक्लियस के बारे में। तो बच्चों वीडियो के साथ बने रहिए। तो न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये सब हमारे बॉडी का या फिर कोई भी एक सेल का ही ले लो, ये सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वी कैन से कभी कभी तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको। तो ये ऐसा क्या करता है ताकि हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल या फिर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल के कहते हैं। क्यों ये इतना मेजर रोल प्ले करता है, तो इसी को ही हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल। हो गया। तो ये जनरली आपका कहां पे देखने के लिए मिलता है, ये जनरली ये डेंस स्ट्रक्चर रहते हैं एंड ऑलवेज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ऑलवेज तो हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि ये ज्यादातर एनिमल सेल में सेंटर में ही रहते हैं, बट अगर प्लांट सेल का बात किया जाए तो थोड़ा बहुत ये लोग साइड में ही रहते हैं। तो हम ऑलवेज नहीं बोल सकते, बट ये जनरली सेंटर पॉइंट ऑफ द सेल में ये प्रेजेंट रहते हैं। और ये हमको इजीली एक माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, इजीली हमें दिख जाएंगे। बट स्टिल अगर हम इसको अगर और थोड़ा मैग्नीफाइंग करते हैं या फिर कुछ अगर जूम करके देखते हैं कि एक न्यूक्लियस है क्या, क्योंकि ये आपका जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या फिर इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा गया है, तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग इसी न्यूक्लियस को और थोड़ा जूम करते हैं। और जूम करने से हमें न्यूक्लियस कुछ इसी हिसाब से देखने के लिए ही मिलेगा। तो सबसे पहला बात यहां पे ये आता है कि द न्यूक्लियस क्या होता है। द न्यूक्लियस इज ऑफ ए डबल लेयर मेम्ब्रेन। एक डबल लेयर मेम्ब्रेन इसको जो है ढके हुए रहता है, और उसी डबल लेयर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आया बच्चों। सबसे पहले ये न्यूक्लियस जो है ये एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, जो कि एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, उसी को ही वी जनरली कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हो, ये आपका कंटिन्यू नहीं है। जैसे आप इसी एनिमल सेल में देखो, ये पूरा आपका जो सेल मेम्ब्रेन जो रहता है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, या फिर प्लांट में भी अगर देखते हो तो ये भी आपका जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में है। बट ये जो है ये आपका एक कॉन्टिन्यूस, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे होल्स है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, द न्यूक्लियर जो रहता है या फिर जो न्यूक्लियस जो होता है ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। हो गया। एंड यही लेयर ही इसको क्या करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन से। इसी के वजह से ही ये क्या होता है बच्चों, ये सेपरेट होता है। ये इसका एक अलग से स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। तो यही होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस जो छोटे छोटे होल्स जो हैं, इन होल्स का काम क्या होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल कहते हैं, ये आपके पोरस लेयर भी बोल के कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं जहां से द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल हो सकता है आपके सेल के अंदर। जैसे कि हम आपका सेल मेम्ब्रेन पार्ट में भी देखे थे कि जैसे कि ये आपका सिलेक्टिवली परमेबल होता है, ठीक उसी हिसाब से बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कुछ इसी हिसाब से वो एक पोरस लेयर होता है, जहां पे ये अलाउड करता है कुछ मटेरियल को सेल्स साइटोप्लाज्म से रिसीव करने के लिए और कुछ मटेरियल को साइटोप्लाज्म को देने के लिए। तो ये मूवमेंट यहाँ पे चलता रहता है। तो क्या क्या हो गया बच्चों, सबसे पहले एक डबल लेयर मेम्ब्रेन जिसको वी जनरली कॉल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। एंड इस पोरस लेयर का काम क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम द आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ये आपका चलता रहता है। तो ये क्या क्या है, तो अगर हम एक न्यूक्लियस में देखेंगे एक छोटा सा हमें कुछ स्ट्रक्चर ये आपका जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस फिगर में हमें देखने के लिए मिलता है, और इसी को वी जनरली कॉल द न्यूक्लियोलस।
अभी न्यूक्लियस क्या करता है, तो ये एक स्मॉलर स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, एंड इट इज ऑल्सो प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और वी कैन से द कुछ कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल रहते हैं जो कि इस न्यूक्लियस से ही फॉर्म होते हैं, और जैसे आपका राइबोसोम्स जो रहता है ये ही आपका न्यूक्लियस से ही फॉर्मेशन होता है, जो आप कुछ हायर क्लासेस में इसको पढ़ने वाले हो। तो न्यूक्लियस क्या हो गया, इट इज ए स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, एंड न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर सेल ऑर्गेनल भी आप लोग लिख सकते हो। देन ये वाला तो हो गया हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये न्यूक्लियर पोर भी हो गए। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों क्या है, ये जो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये क्या होता है, तो इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को वी कॉल द क्रोमाटिन्स। अभी इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्सली पढ़ने वाले हैं कि क्रोमाटिन्स है क्या, तो देखते हैं। तो क्रोमाटिन एक्चुअली है क्या, तो ये सबसे पहले एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वी जनरली कॉल द क्रोमाटिन। बट यहाँ पे अगर देखेंगे इस, या फिर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा जूम करके अगर देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, हम थोड़ा डिटेल्सली देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग पहले से ही देखे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे, यहाँ पे फिगर में जैसे देख पा रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड लाइक नेटवर्क रहते हैं जिसको वी जनरली कॉल्ड द क्रोमाटिन, इसको हम क्रोमाटिन्स बोल के कहते हैं। तो ये क्रोमोजोम्स क्या होता है, हो गया। तो जब भी एक सेल डिवाइड्स होने लगता है, या फिर आप लोग जानते हो सेल क्यों डिवाइड होते हैं, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे बॉडी में कुछ छोटे छोटे सेल रहते हैं, और धीरे धीरे आपका सेल ये आपका डिवाइड होते हैं, या फिर नंबर ऑफ सेल आपका इंक्रीज होते हैं हमारे बॉडी में, और अल्टीमेटली वी बिकम द एन एडल्ट। हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, इसका मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल का जो नंबर जो रहता है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इसको और थोड़ा अगर सिंपल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ले लो, हम वही सेम ही एग्जांपल लेते हैं। हम लोग छोटे थे, लेट्स सपोज हमारे बॉडी में बहुत कम नंबर ऑफ सेल थे, हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, सेल का साइज नहीं बढ़ता है बच्चों, ये बात याद रखना। लाइक अगर आप लोग एक चूहा लेते हो, एक रैट और एक एलिफेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एलिफेंट बड़ा है तो इसके बॉडी के जो सेल रहते हैं ये बहुत बड़े बड़े होंगे, या फिर ये चूहा अगर छोटा है तो इसके बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल रहेंगे, ऐसा नहीं होता। सेल का साइज जो होता है बच्चों ये आपका कांस्टेंट रहता है, बट द नंबर ऑफ सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ये आपका इंक्रीज रहते हैं, या फिर बढ़ ज्यादा या कम हो सकते हैं। तो हम भी कभी कभी जमाने में हम लोग छोटे थे, या फिर जो सबसे पहला जो सेल बनता है एट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। इवन इफ हमारा बॉडी भी जो रहता है, जो फर्स्ट सेल हमारा बॉडी से, या फिर जिसको हम लोग जाइगोट बोल के कहते हैं, ये भी सबसे पहले एक सेल ही होता है। इवन इफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये सेल वो फर्दर डेवलप होता है, एंड अल्टीमेटली हम लोग एक फुल्ली ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या होता है, सेल डिवाइड होना जरूरी होता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, हमारे बॉडी के ऑल वेरियस अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सेल डिवाइड जरूरी है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होता है, और जब भी सेल डिवाइड होने लगता है बच्चों, ये क्या करता है, ये जो क्रोमाटिन्स जो रहते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या होते हैं, ये लोग धीरे धीरे अरेंज हो जाते हैं, और वी कैन से दैट इट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये लोग एक तरह से पूरा का पूरा अरेंज हो जाते हैं, और फाइनली ये कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो। और इसी फिगर को ही हम क्या बोल के कहते हैं, क्रोमोसोम्स बोल के कहते हैं। अगेन अगर बात किया जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक में अलग अलग रहता है। अगर ह्यूमन का बात किया जाए, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और वी कैन से द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। हो सकता है एलिफेंट में कुछ ज्यादा हो, आपका मंकी में कुछ कम हो, प्लांट में आपका मैंगो में कुछ कम हो, गुआवा में कुछ ज्यादा हो, ये भी आपका हो सकता है, बट क्रोमोसोम्स रहता ही रहता है। अभी देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है। जब भी बॉडी अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, और वी कैन से द न्यूक्लियस कंडेंस इटसेल्फ,
एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर में ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको वी जनरली कॉल्ड द क्रोमोजोम्स। और ये कब होता है? सेल डिवाइड के टाइम पे। समझ में आया? और उसी क्रोमोजोम्स में होता क्या है, इसी क्रोमोजोम्स में एक्चुअली क्या रहता है बच्चों? डीएनए रहता है। उसी क्रोमोजोम में एक्चुअली डीएनए रहता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का प्रोटीन ही रहता है जो कि कैरी करता है आपका जीन्स। जीन्स ये आपका क्या, और जीन्स ही होता है रेस्पॉन्सिबल होता है आपका इनहेरिटेंस टू ट्रांसफर फ्रॉम कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। या फिर मैं इसको अगर सिंपली अगर बताना चाहूं तो आप लोगों में से बहुत लोग बोलते हो कि मेरे आंखें मेरे मम्मी के जैसे हैं, मेरा बाल मेरे पापा के जैसे हैं। तो ये सब क्यों? आप लोगों में ऐसा क्या हुआ कि आप सब में कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपका होता है? या फिर बोलते हैं कि नहीं ये बच्चा बहुत ही आलसी है। हाँ, क्या करें, इसके घर में तो सब कोई तो आलसी है, ये इसका जेनेटिक्स है। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जब भी हमारा एक सेल डिवाइड होता है या फिर हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये जीन्स कैरिड आउट होता है एक सेल से दूसरे सेल में, और वी कैन से फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, और उसी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर कौन करता है? आपका जीन्स। और जीन्स में क्या रहता है? जीन्स में ज्यादातर आपका डीएनए एंड प्रोटीन रहते हैं, और वी कैन से द क्रोमोजोम्स कंटेंट्स द डीएनए प्लस प्रोटीन। अगर इस क्रोमोजोम्स को अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर हमारा क्या, आपका डीएनए एंड प्रोटीन ही रहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो हम लोग यहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द क्रोमोजोम्स आर द कैरियर ऑफ द हेरिडिटरी मैटर्स, और वी कैन से इसी क्रोमोजोम्स की वजह से ही हम लोग हमारे पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम में ट्रांसफर हो जाता है। ये सब हम बोल सकते हैं। तो क्या अभी आप पूरा का पूरा समझ गए कि हमारे बॉडी में न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्या आप बोल सकते हो? तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार देखते हैं कि न्यूक्लियस का एक पूरा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर होता है, और वो जो काम करता है, न्यूक्लियस जो वर्क फंक्शन करता है, इसी के वजह से ही न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो वो क्या करता है बच्चों? सबसे पहले न्यूक्लियस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो सेल जो डिवाइड होते हैं, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, जो कुछ भी बनते हैं, इन सब में हेल्प करता है कौन? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं रहेंगे तो सेल डिवाइड होना ही नहीं होगा। देन इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, या फिर जो इनहेरिटेंस बोल के कहते हैं, एक सेल कैसा दिखना चाहिए, या फिर एक पेरेंट्स एक ऑफस्प्रिंग के साथ वो कैसा दिखना चाहिए, ये सब ट्रांसफर किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियस के हेल्प से ही होता है। और इट कैन कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, या फिर एक सेल कैसे आपका लाइव होकर रह सके, या फिर एक सेल आपका कैसे जिंदा होकर रह सके, ये सब एंश्योर करता है कौन? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं रहता देन सेल भी नहीं रहता। तो समझ में आया बच्चों क्यों इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा गया है? बट और एक भी बात है बच्चों, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन लोगों में एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, और डिपेंडिंग अपॉन द ऑकरेंस ऑफ द न्यूक्लियस, again the animals are divided into two types, one is prokaryotics और एक होता है आपका यूकैरियोटिक्स। न्यूक्लियस है या फिर कैसा है या नहीं, इन सब के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं आपका प्रोकैरियोटिक्स एंड अनदर इज यूकैरियोटिक्स। तो एक एक करके देखते हैं। सो प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स मीन्स आपका क्या होता है बच्चों? सो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, ओके, एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। हो गया। इन लोगों आपका साइटोप्लाज्मिक और कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स देखो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखे थे, हमें एक पूरा का पूरा एक ट्रू न्यूक्लियस दिखा था, बट यहाँ पे हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि एक न्यूक्लियस क्या है, ये कुछ उसी हिसाब से आपका प्रेजेंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को वी जनरली कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक्स एनिमल्स बोल के हम लोग कहते हैं। क्या होता है इन लोगों में? इन लोगों की खासियत, दे डू नॉट और दे हैव
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता। और ये कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं और आपका बैक्टीरियल सेल भी होते हैं, इन सबको वी जनरली कॉल द प्रोकैरियोट्स, हो गया। एंड एब्सेंस ऑफ द अदर सेल, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी जो रहते हैं ये आपका क्या उनमें नहीं होते। देन व्हाट अबाउट द यूकैरियोटिक्स, अगर इन लोगों में सेल या और सॉरी इन लोगों में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इनके पास न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियस सी बात है। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे रहेंगे, और ये सब कौन होते हैं, हम सभी होते हैं बच्चों। तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ द अदर सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। अगर उसका अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वी ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जिसके पास चाहे एनिमल्स ले लो, प्लांट, टाइगर, ह्यूमन, जो कुछ भी है, वी ऑल आर इंक्लूड्स अंडर द यूकैरियोटिक सेल। समझ में आया बच्चों? तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।